नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टूडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम और दिल्ली पुलिस इत्यादि एग्जाम्स के लिए जो 35 वीडियो की सीरीज वॉच कर रहे थे, आज हम 35 में से क्लास नंबर 28 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 27 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की कंटेंट खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन भी कर रहे होंगे या कर लिए होंगे, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है शुरुआत फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं एमटीएस वालों। तो लग जाओ, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? एग्जाम के दिन पढ़ोगे। ठीक है मेरे भाई, तो लग जाओ। और मैं चाहता हूं कि इसी बार आपका बेड़ा पार हो जाए। बेड़ा पार करने के लिए मंत्र बता दिया हूं, एक हमारी टॉपर्स चॉइस पढ़ लेना और कुछ भी मत पढ़ना। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, एक टॉपर्स चॉइस पढ़ लेना और एक ये 35 सीरीज कर लेना, है ना, जो अभी आप देख रहे हो। इसके 35 वीडियो देख लेना, तब तक समाप्त हो जाएगी। और मॉक टेस्ट एक रोजाना लगाते रहना है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी रिजल्ट हो जाएगी। ये अटल सत्य है। अगर आपके अंग्रेजी ठीक है, क्योंकि एमटीएस में दोनों चीज का उतना ही रोल है, जितना जीके जीएस का उतना ही इंग्लिश का, और उससे कहीं ज्यादा इंग्लिश का। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और एक छोटी सी फी अदा करके कंटेंट को बाय कर लेंगे, है ना। या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए भी आप हमारे व्हाट्सएप तक पहुंच सकते हैं और वहां से एक छोटी सी फी अदा करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। अभी जो आप सीरीज देख रहे हैं इसकी कंटेंट बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको जिस भाषा के अंदर सहूलियत होती है लेके पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे एक प्रश्न के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होता है ना, उससे जो है आपको करते हुए चलना है, तभी आपको पूरी तरीके से फायदा मिल पाएगी। पहला प्रश्न है, बीमा संशोधन विधेयक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ते हुए सही उत्तर का पता लगाइए। ए टू जेड प्रश्न जो है आपके लेटेस्ट वेंडर के अनुसार ही मिलेगा, और टीसीएस वाला जमाना गया। ठीक है भाई, तो अब जो है आपको थोड़ा डीप पढ़ना होगा, है ना। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, बीमा संशोधन विधेयक 2025 मुख्य रूप से बीमा संबंधित 2 अधिनियम को संशोधित करेगा। अब ये सही है कि गलत है, इसकी डिसीजन हम बाद में लेंगे, स्टार लगाया हूं। दूसरा कथन है, इस संशोधन विधेयक के अनुसार बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो एफडीआई होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, इसको बढ़ा करके 100% कर दिया गया है क्या, है ना। तो इन दोनों स्टेटमेंट को जब मैं गौर से पढ़ा तो सेकंड वाली स्टेटमेंट राइट हो गया और पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो यहां पे राइट आंसर स्टेटमेंट नंबर सेकंड हो गई। पहला रॉन्ग क्यों हुआ, आइए समझते हैं। तो पहला यहां पे आंसर क्या हो गया, कथन 2 सत्य है। यहां जो 3 हमारी उत्पाद की लोगो दिख रहा होगा, है ना, ये तो तीनों हमारा ई बुक है, जिसका टॉपर चॉइस का जो है शुरुआत में हमने जिक्र किया, ये वाला है। इसके भी वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है आपके यूट्यूब पे ही है। और ये दोनों रेलवे वाले भाई बंधुओं के लिए है, दोनों पढ़ लिए, मॉक टेस्ट लगाइए, रेलवे भी बेड़ा पार, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेड़ा पार तो बहुत का करवा दिया और बहुत हो गए और बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये छोटी सी चैनल को क्रेडिट देना बहुत लोग नहीं चाहता है। वो तो बहुत ज्यादा ईमानदार बच्चा है जो आके बोल देता है। वैसे कर करके मैंने 339 तक तो पहुंचा दिया है शायद, है ना, 337 या 339 तक। और भी आगे मिलेगा कोई फाइनल सिलेक्शन वाला बच्चा जो क्रेडिट देगा तो आपको जरूर बताऊंगा। इन सभी सिलेक्शन का ब्यौरा आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल रहा होगा एक एक करके, है ना। तो भाई जितना बोलो सत्य बोलो, है ना। क्या लेके जाओगे यहां से, बीमा संशोधन विधेयक 2025, ये वाला वर्ड कहीं और के लिए था। पास होते हैं 5 बता देते हैं, 5000 पास हो गया। भाई इतनी तादाद में बच्चे हैं कि लोग विश्वास भी कर लेंगे। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ 5000 वैकेंसी भी नहीं है, तुम्हारे यहाँ कैसे पास हो गया भाई, है ना। बीमा संशोधन विधेयक 2025 का आधिकारिक शीर्षक, है ना, सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक है। ये जो विधेयक है ना, बीमा संशोधन विधेयक, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसे भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया, तो दिसंबर 2025 में इसे पारित किया गया था। तो इसे ध्यान रखेंगे, बीमा संशोधन विधेयक को कब पारित किया गया, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है वन वे में। तो आप कहेंगे दिसंबर 2025 के अंदर पारित किया गया था। यह विधेयक बीमा क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख अधिनियमों को संशोधन करता है। जो स्टेटमेंट नंबर 1 में 2 प्रमुख अधिनियम लिखा गया था, इसीलिए स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया था। यहां पे ये 3 अधिनियम को संशोधित करेगा जो पहले से चलता आ रहा था। बीमा अधिनियम 1938 ये मूल अधिनियम है।
फिर भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956, याद रखिएगा LIC का स्थापना भी जो है ना, ये तो LIC का ही है, 1956 में हुआ था, ये भी अलग से पूछा जाता है। और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, जिसे IRDAI कहते हैं, ये ना, इन तीनों अधिनियम को ये संशोधित करेगा, ये जो 2025 में आया है आपका अधिनियम, ठीक है मेरे भाई। तो ये ध्यान रखना, तीनों को याद रखना, पूछा जा सकता है डायरेक्ट। इस विधेयक की मुख्य विशेषता कंपनियों में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है ना, सीधे विदेशी निवेश नाम से स्पष्ट है, जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में FDI बोलते हैं, है ना। एक FD होता है भाई, फिक्स डिपॉजिट, जो बैंक वगैरह में आप पैसा रखते हो, वो वाली नहीं है। ये FDI है, आप हिस्सेदारी खरीदेंगे, कोई भी विदेशी जो पावर है, जो उसके पास पैसा है, ये हमारे देश के बीमा क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यकलाप में 100% हिस्सेदारी ले सकता है। इस वाली पॉइंट का यह मतलब है। तथा लाइसेंसिंग और लाइसेंस को सीधे रद्द करने के बजाय लाइसेंस निलंबन का प्रावधान किया गया है। इस निलंबन शब्द का क्या आशय है? जैसे आपने सुना होगा कि भाई फलना कर्मचारी ताश खेलते हुए पकड़ा गया और सस्पेंड कर दिए गए, तो सस्पेंड का मतलब ये नहीं होता है कि उसको जो है हमेशा के लिए जॉब से निकाल दिया गया है ना। ये क्षणिक है ना, मामला सलटियाने के बाद, सजा पानी देने के बाद फिर से जॉब पे आ जाएगा। वैसे ही ये वाला जो बीमा संशोधन विधेयक 2025 आपका आया है, तो पहले क्या होता था कि जो बीमा संबंधित लाइसेंस था वो डायरेक्ट मतलब हटा दिया जाता था, लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाता था, और फिर बनाने वगैरह में बहुत प्रक्रिया लगती थी। अब अगर कोई चीज कम ज्यादा पाया जाएगा तो लाइसेंस को सीधे रद्द नहीं किया जाएगा, निलंबन किया जाएगा। निलंबन यानी तत्काल के लिए जो है सस्पेंड है, और अगर जब क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेगा तो फिर से लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टम इसमें ला दिया गया है। एक बात याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि 1991 में जो सुधार नीति लाई गई थी, उसमें मुख्य रूप से क्या किया गया था, तो लाइसेंसिंग पद्धति को लगभग समाप्त कर दिया गया था। वहां पे लाइसेंसिंग पद्धति अलग चीज होता था, जो कंपनियों पे लागू होता था। ये वाली जो लाइसेंसिंग वाली बात हो रही है, ये सिर्फ बीमा सेक्टर की जो विधेयक है उनसे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जो लाइसेंस था पहले रद्द कर दिया जाता था, अब निलंबन करने का जो है इसमें एक ऑप्शन दिया गया है। इस वाले संशोधन के प्रॉपर्टीज में इसे भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, जिसे DPDP अधिनियम 2023 में यह आया था, है ना। अब ये वाला अधिनियम मैं यहां क्यों पढ़ा रहा हूं, जैसे आपने मान लीजिए आपने बीमा करा रखा है LIC के अंतर्गत, तो भाई आपको भी अपनी डाटा संरक्षण करने का पूरा अधिकार है ना। तो आपका चाहे जो भी बीमा धारक है, उनकी डाटा का रख रखाव जो है अब इस अधिनियम में सुझाए गए नियम के अनुसार करे जाएंगे। मतलब गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये नहीं कि आपसे डाटा ले लिया कहीं जाके बेच दिया, ऐसा नहीं है, वो फिर जुर्माना वाला कबात हो जाएगा। भारत का एक व्यापक डेटा गोपनीयता कानून है DDDP। इसी कानून के अनुसार जो ये बीमा संशोधन विधेयक है, इसमें खाता धारकों की जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उनको जो है रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा भारत बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना, जिसे IRDAI कहते हैं, 1999 में किस समिति के रिपोर्ट के अनुसार हुआ था, ऐसा भी पूछा जाएगा। तो मल्होत्रा समिति के रिपोर्ट के अनुसार अपने को बताना है ना। सबसे ज्यादा मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन से समिति के अनुसार हुआ था, तो SSC बताया था स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुसार, इसे भी याद रखना है ना। एक आपका NVFC वाला बताया था कमिटी के, मालेगाम समिति के अनुसार। तो ये सब जरा ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं, है ना। तो इसका जो IRDAI है, स्थापना तो 1999 में हो गया, कमिटी इस पे काम किया मल्होत्रा समिति, और इसकी हेडक्वार्टर कहां पे है, हैदराबाद में। इसमें क्या होती है स्ट्रक्चर, तो एक अध्यक्ष होते हैं, है ना, एक अध्यक्ष होते हैं जो वर्तमान में अजय सेठ साहब हैं। 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, है ना, जो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और 4 जो है अंशकालिक सदस्य होते हैं। तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर याद रखना है IRDAI का। ठीक है, यहां पे नोट करके एक चीज लिखा हुआ है, IRDAI जिसका फुल फॉर्म भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण होता है। इनके वर्तमान अध्यक्ष श्री अजय सेठ साहब है, जो देवाशीष पांडा साहब का स्थान लिया है। किनका स्थान लिया है, देवाशीष पांडा साहब का, है ना, देवाशीष पांडा साहब का। भाई देवाशीष लिखने में 100 का छोटा बड़ा हो सकता है, देवाशीष पांडा साहब का जो है स्थान लिया। एक यहां नोट करके और लिख देता हूं, इसी से मिलता जुलता संस्था है ना, PFRDA पफरडा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, की स्थापना कब हुई थी, 2003 में। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पहला हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, आजादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में देश की जनसंख्या घनत्व कितनी थी।
आजादी के बाद पहला जनगणना 1951 में होता है, आप सभी को पता है। थोड़ा सा जनगणना का इतिहास देख लेते हैं। 1872 में जनगणना इंडिया में स्टार्ट होता है। उस समय जो है अंग्रेज मेयो रहता है, मेयो, ठीक है। इसके बाद 1881 ईस्वी से भारत में जनगणना जो है निरंतर 10 ईयर के गैप पे कराए जाने लगा, रिपन के समय से। किसके समय से? रिपन के समय से। फिर हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, और 1947 के बाद पहला जनगणना गिरा 1951 में। इसीलिए आजादी के बाद पहला जनगणना हो गया 1951 में। तो जब पहला जनगणना हुआ आफ्टर आजादी, तो उस समय देश की लिंगानुपात जो है 117 था। लिंगानुपात सेक्स रेशियो है ना, सॉरी यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है, माफ कीजिएगा। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व है ना। तो ये थे भैया 117 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते थे, ठीक है। 117 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते थे, इसे ध्यान रखेंगे। क्या हो? हाँ, तो कहां थे हम लोग? यहां पे थे, है ना। इसको तो बता दिए थे। आजादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में देश की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो 117 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते थे इंडिया में। भारत में जनगणना कौन कराता है? तो मिनिस्ट्री की बात करेगा तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है ना। इसके अलावा जनगणना जो है रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके अलावा एक नोट करके और नीचे लिखा है कि भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। यानी यह जो है जनगणना कराने के लिए कानूनी अधिकार है, आधार है, माफ कीजिए, है ना। ये जो है एक जनगणना करने हेतु कानूनी आधार है। यानी इसी अधिनियम में इनमें जो जो बात कहा गया है उन्हीं को फॉलो करते हुए इंडिया में जनगणना, है ना, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, है ना, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के द्वारा संपन्न कराया जाता है। समझ में आया बात? आजादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में देश की जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते थे इंडिया में। 1951 जनगणना में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो जो था ये 946 था। 946, बहुत ज्यादा डाटा यहां से पूछा जाता है। और है ना, लिंगानुपात क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। प्रति 1000 पुरुषों के रेशियो में महिलाओं की संख्या, इसे हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात। यानी आजादी के बाद जो 1951 में जनगणना हुआ तो जब वहां पे 1000 पुरुष काउंट किया गया ना, उसके एवज में 946 जो है फीमेल को काउंट किया गया था। जबकि बाल लिंगानुपात, कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि बाल लिंगानुपात में किस उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता है, VVI करेंगे, है ना। तो भाई बाल लिंगानुपात में जो है 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो बाल लिंगानुपात जो है 1951 में 983 था। यानी 0 से 6 वर्ष तक के जितने भी इंडिया में बच्चे थे, अगर 1000 पुरुष बच्चा है ना, तो उसके तुलना में जो है आपका, है ना, 983 बेबी गर्ल है, ठीक है भाई, इसे ध्यान रखना है। इस जनगणना में देश की साक्षरता मात्र जो है 18.3% रिकॉर्ड किया गया था। यानी जो लिटरेसी रेट है 1951 के जनगणना में ये बहुत ही पुअर था, है ना, 18.3% था। जिसमें पुरुष साक्षरता अगर अलग से पूछा जाए तो 27.16% और महिला साक्षरता मात्र 8.9% था, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। अगर यहां पे महिला पुरुष साक्षरता के बीच में गैप भी पूछे तो आप एक बार कैलकुलेशन करके डाटा तैयार ही रखना। एग्जामिनर की कोई भरोसा नहीं है, उसका एक ही फोकस है कि किसी भी प्रकार से आपको जो है सही उत्तर लगाने से रोका जाए, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है हमारा, आजादी के समय देश की साक्षरता मात्र 12% था। देखिए आजाद जो हुए थे हम लोग 1947 में हुए थे, ये तो नहीं याद दिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है मेरे भाई। तो उस समय जो लिटरेसी रेट था ये मात्र 12% था। कितना था? 12%। लेकिन 1951 के जनगणना में कितना बताया मैं? ओवरऑल साक्षरता दर 18.33%। दोनों बात ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई, है ना। ठीक है, इसके अलावा ये जो बात मैंने अभी आपको बताया कि भाई जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था मेयो के समय, और 10 वर्ष के अंतराल पे आपका जो है ये हो गया रिपन के समय 1881 से, और आफ्टर आजादी 1951 में पहला जनगणना हुआ। तो ये तीनों बात तो पहले ही बता दिया था, है ना। एक बात और ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अंग्रेज की हत्या अंडमान में हुई थी, है ना। किस अंग्रेज की हत्या अंडमान में हुई थी? तो ये मेयो थे, है ना। इसी मेयो की हत्या अंडमान में हुआ था बाद में, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा जनगणना 2011 के अनुसार देश में लिंगानुपात। अब हम जो वर्तमान डाटा हमें पढ़ना है, क्योंकि अब जो आपकी 2021 वाला जनगणना है वो 2027 में कराया जाने की बात कही जा रही है। तो आपका एग्जाम जो 26 में होगा उसका डाटा हम 11 वाला ही याद रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो सेक्स रेशियो है ये हमारा 943 है। बाल लिंगानुपात क्या होता है अभी बताया था 919 है। और साक्षरता दर ओवरऑल 74.04% है। पुरुषों की साक्षरता 82.14% है और महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य केरला है और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार को बताया गया था, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा नोट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला कहेगा ना तो मिजोरम का शेरछिप है, और सबसे कम साक्षर जिला कहेगा तो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। इसे भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक जनगणना में एनपीआर रजिस्टर का इस्तेमाल होता है। इसी के डेटा में जो है अपडेटेशन के लिए जनगणना होती है, ठीक है भाई। ये एक रजिस्टर है जिसको अपडेट किया जाता है जनगणना के साथ, जनगणना कराकर, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, एक एनपीआर तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है, एक पीएनआर भी होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, है ना। ये एनपीआर है, ये जनगणना में काम आता है। ये पीएनआर ये रेलवे के टिकट में काम आता है, और आप जो फ्लाइट वगैरह की टिकट लेते हैं वहां भी पीएनआर होता है, ठीक है। जनगणना 2021 का विषय क्या था, थीम क्या था, यहाँ पे 21, हाँ 21 में जो अभी कराया जाएगा ना उसकी विषय है। यहाँ पे 21 एकदम सही लिखा है, ठीक है मेरे भाई। भले नहीं हुआ है, डिले हुआ कोरोना के चलते और डिले महा डिले हो गया है 21 में, अब 27 में होगी, लेकिन इसकी थीम तय हो चुकी है, जन भागीदारी से जन कल्याण। और ये 2 चरणों में कराए जाएंगे। और आगामी जो जनगणना होंगे, या फिर कह लीजिए कि 21 वाला जनगणना में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यह जनगणना 31 प्रश्नों पे आधारित होंगे। ये तीनों बात आपको, भले जनगणना नहीं हुआ है लेकिन अग्रिम डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत की सबसे बड़ी पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और उत्तर दे। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 2022 के लिए 2024 में, ध्यान रखना थोड़ा सा गैप चल रहा है, टाइम इंटरवल चल रहा है इसमें, ठीक है। 2022 के लिए 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती साहब को दिया गया। ये बिल्कुल सही है। 2022 के लिए ही पुरस्कार 2024 में जो है दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा के द्वारा जो है मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया था। ये बहुत ही है ये स्टेटमेंट, तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी को दिया गया था। ये दोनों के दोनों जो है स्टेटमेंट अपने आप में राइट है ना। दादा साहब फाल्के की पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था और पहली बार यह पुरस्कार देविका रानी जी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका नाम भारतीय सिनेमा के जनक, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को। इसमें पूरा नाम है धुंडीराज गोविंद फाल्के, ठीक है। दादा साहब फाल्के इनके जो है, इन्होंने जो है 1913 में भारत का पहला जो है फीचर फिल्म का निर्माण किया था, है ना। और ये फीचर फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। इसीलिए अगर आपसे पूछे कि भाई भारत का पहला फीचर फिल्म कौन सा था, तो राजा हरिश्चंद्र। लेकिन राजा हरिश्चंद्र कैसा फिल्म था, मूक फिल्म था। जैसे आपने चार्ली चैपलिन ही नाम है, सही बात है भाई, उनका जो कॉमेडी वगैरह आप देखते होंगे तो मूक रहता है, इसमें कोई आवाज नहीं रहता है। तो ऐसे ही इसमें कोई आवाज नहीं था, सिर्फ अभिनय के माध्यम से समाज को जो है जो दर्शाया गया था, मतलब चित्रित किया गया था, मतलब राजा हरिश्चंद्र वाली पिक्चर को, ठीक है। आवाज नहीं था, मूक था। यह पुरस्कार भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यह ध्यान रखेंगे। फिर बाद में क्वेश्चन और बनता है कि भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी, तो भारत की पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा था, आलम आरा, है ना। इसके निर्देशन कौन किए थे, अर्देशीर ईरानी। इन्हें भी ध्यान रख लेते हैं, काम आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल फिलहाल के वर्षों में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया उनको जरूर आप याद रखें, कम से कम 4-5 कैरेक्टर को, ठीक है। तो वर्ष 2018 के लिए बिग बी को दिया गया, अमिताभ बच्चन जी को दिया गया 2018 के लिए, 2019 के लिए रजनीकांत साहब को दिया गया, ठीक है भाई। 2020 के लिए आशा पारेख जी को दिया गया, 2021 के लिए वहीदा रहमान जी को दिया गया, 2022 के लिए 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया, और 2023 के लिए मलयालम एक्टर मोहनलाल को दिया जाएगा, है ना। अभी दिया नहीं, हाँ दिया गया, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मोहनलाल को दिया गया 2023 के लिए 2025 में, है ना। 2023 के लिए जो अवार्ड मिला है ये आपका 2025 में मिला है मोहनलाल को, जो मलयालम एक्टर है, आप सभी जानते हो,
ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है ना? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में आपको मिलेगा एक स्वर्ण कमल, ठीक है भाई, 15 लाख रुपया, पहले ये राशि कम था। इसके अलावा एक शॉल भी मिलेगा आपको, ठीक है भाई। तो ये तीनों चीज दिया जाता है जिनको भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलते हैं, ठीक है। अब यहां पर नोट करके दो चीज लिखे हैं, दोनों को ध्यान से पढ़िए, यहां से क्वेश्चन आएंगे। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह सबसे पहले कहां हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह, इसी में तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो ये आपका हुआ नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में। कहां पर? नई दिल्ली में जो विज्ञान भवन है वहां हुआ है, जहां सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मेसी को 12वीं फेल के लिए ये कंबाइंड रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है ना, तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को चुना गया, ठीक है भाई। तो ये अभिनेता अभिनेत्री हो गया। 71वें फिल्म पुरस्कार समारोह जो है कहां हुआ? सितंबर 25 में दिल्ली के विज्ञान भवन में। एक नीचे आईफा अवार्ड है, बच्चे यही नहीं समझते कि आईफा अलग होते हैं भाई। ये जो आईफा अवार्ड है ये थोड़ा नया अवार्ड है, इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में हुआ था। इसकी शुरुआत जो है 2000 ईस्वी में हुआ था और पहली बार हुआ था आपके देश के बाहर लंदन में हुआ था ना, पहली बार जो है ये देश के बाहर लंदन में हुआ था। ये आज तक बाहर ही कराते आया है, लेकिन 2025 में जो आईफा अवार्ड का वितरण हुआ है ये आपके जयपुर में हुआ है, रंगीलो राजस्थान के अंदर हुआ है, ठीक है। जयपुर को अपन पिंक सिटी कहेंगे, हवा महल वहीं पर स्थित है, ठीक है। अब आइए आउटस्टैंडिंग, अब इस वाले जो आईफा अवार्ड है यहां पे कौन से श्रेणी में किसको क्या पुरस्कार मिला ये भी ध्यान रखना है। मैंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेटेस्ट बता दिया है ना, राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लेटेस्ट अभिनेता अभिनेत्री बता दिया। अब हम आईफा की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। आईफा अवार्ड 2025 में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा के लिए राकेश रोशन जी को जो है अवार्ड दिया गया। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज को घोषित किया गया, लापता लेडीज को जो है बेस्ट फिल्म घोषित किया गया। बेस्ट अभिनेता का अवार्ड कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए दिया गया। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए चुना गया। निर्देशक किरण राव को लापता लेडीज के लिए जो है यहां पे अवार्ड दिया गया। सहायक अभिनेता में है ना जिंदगी झंडवा है ना, ये रवि किशन को दिया गया, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा यहां पे एक चीज और मैंने आपको बताना है कि भाई ऑस्कर 2025 के लिए अंतिम रूप से कौन से भारतीय फिल्म को जो है भेजा गया था। तो ऑस्कर 2025 के लिए वैसे तो एनिमल पिक्चर का आपने नाम सुना होगा, सब कुछ जला दूंगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, ऐसा कुछ पिक्चर है, गीत है ना, तो इसको भी भेजा गया था। फिर जो है आपका प्रियंका चोपड़ा निर्देशित अनुजा को भी भेजा गया था, ठीक है मेरे भाई। ये सब फिल्म भी गए थे ऑस्कर के लिए, मतलब थे लिस्ट में कि इनको भेजा जा सकता है, लेकिन फाइनल जो सिलेक्टर भेजे ऑस्कर के लिए भारतीय फिल्म में से उनको भेजा गया था लापता लेडीज को। किसको भेजा गया था? लापता लेडीज को भेजा गया था, ठीक है, लेकिन मिला नहीं, ये बात अलग है। अगर आपसे पूछे कि भाई ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो अनोरा को दिया गया। अनोरा एक पिक्चर का नाम है जिसे ऑस्कर 2025 मिला है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, विकल्पों को पढ़िए और सही उत्तर का पता लगाइए। देखिए सभी के सभी कथन जो है हमारे स्टेटमेंट या विकल्प को पढ़ के आपको उत्तर का पता लगाना है। तो क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर में कुछ ऐसा लिखा नहीं है, आपको स्टेटमेंट जैसे आजकल आपका ट्रेंड चल रहा है वैसे ही पढ़ाता हूं, है ना। पहला हमारा लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय भारत के प्रधानमंत्री से होता है। बिल्कुल सही है, लोकसभा में जो नियम है, जो कहता है, कायदा कानून कहता है कि भाई सदन का नेता किसे कहा जाएगा, तो भारत के प्रधानमंत्री को ही कहा जाएगा अगर वह लोकसभा का सदस्य है। तो भैया यहां पे बिल्कुल सही हो गया। दूसरा है हमारा भारत में विपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक दल के पास लोकसभा या राज्यसभा में, चाहे आप लोकसभा में विपक्ष का दर्जा लेना चाहते हैं या राज्यसभा में लेना चाहते हैं, दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम है कि सदन की कुल सदस्यता का कम से कम आपके पास 10% होना चाहिए। मान लीजिए आप एक पार्टी है ना, अगर आपको विपक्ष के रूप में दर्जा प्राप्त करना है तो लोकसभा के केस में आपके पास कम से कम 55 मेंबर होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा जो है मैक्सिमम 550 मेंबर को रख सकता है। हालांकि वर्तमान में जो हमारी लोकसभा के लिए चुनाव होती है ये 543 सीटों पे होती है।
वर्तमान में जो क्षमता है ये 545 तय किया गया है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है 550। पहले कितना हो सकता था 552, लेकिन एक एंग्लो इंडियन वाला जो कानून आया था 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, उसमें एंग्लो इंडियन की नियुक्ति का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। इसीलिए लोकसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 2 घट गया, अब 550 ही हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है आपका सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में संसदीय सत्र का वर्णन किया गया है। यह बिल्कुल सही है। जो 85 है ना, उसमें संसदीय सत्र, जो विभिन्न प्रकार के सत्र होते हैं, बजट वाला, शीतकालीन, मानसूनी, इनका तो वर्णन किया ही गया है। साथ ही साथ जो आपका स्थगन होता है या विघटन वगैरह होता है, या राष्ट्रपति समय से पूर्व जो आपका भंग कर सकता है चीजों को, इनका भी वर्णन यहां पर किया गया है आर्टिकल 85 के 2 में। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाएगा। अब चौथा स्टेटमेंट पे आते हैं। चौथा स्टेटमेंट है कि भारतीय संवैधानिक परंपरा में किसी एक संसदीय सत्र के सत्रावसान तथा दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समय अवधि को स्थगन कहते हैं। नाम से लग रहा है जी सुनने में सही। स्थगन मतलब क्या होता है? स्थगन मतलब सस्पेंड टाइप से समझ लीजिए। इसी क्लास में सस्पेंड अभी समझाया हूं, जहां पे बीमा पॉलिसी के अंतर्गत लाइसेंसिंग रद्द करने की जगह लाइसेंसिंग निलंबन की प्रथा लाया गया है। वैसे ही इसको समझिएगा, स्थगन वही चीज होता है सस्पेंड टाइप से, कि भाई जो है हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ है ना, ये जो है क्षणिक है, कुछ घंटा, कुछ दिन, कुछ सप्ताह का हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला गलत है ना। भारतीय संविधान के परंपरा में किसी एक संसदीय सत्र और का सत्रावासन, यानी एक संसदीय सत्र की समाप्ति और दूसरे संसदीय सत्र की शुरुआत, इसके बीच में जो टाइम इंटरवल है, इसे मध्यावकाश कहा जाता है, या सिर्फ जो है मध्यावकाश कहेंगे, या फिर सिर्फ अवकाश कहेंगे। दोनों में से कोई भी बात आपका चल जाएगा। तो यहां पे एबीसी को सही कर लेंगे और डी को गलत कर लेंगे। नोट करके यहां पे लिखा हूं कि भारत के संविधान में सदन का नेता, लीडर ऑफ द हाउस और विपक्ष के नेता के पदों का सीधा उल्लेख नहीं है। आए लगा झटका? सही बात है जी, है ना। ये भारतीय संविधान में इस प्रकार के चीजों का कहीं भी मेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक परंपरा चल रही है तो इसको मान्यता प्राप्त है और इसके अनुसार कार्य संपादित होते चला जा रहा है ना। जैसे लोक लेखा समिति में अध्यक्ष कौन होते हैं? तो विपक्ष के नेता। ये भी एक बहुत बड़ी पलड़ा है ना। तो ये सब जो है एक परंपरा चलते गया, लेकिन ये संविधान में कोई इसका वर्णन नहीं है। सेम उसी प्रकार से जैसे योजना आयोग या नीति आयोग का भी संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बजट शब्द है ना, जैसे बजट शब्द कहीं भी मेंशन आपको नहीं मिलेगा, इसके जगह पे आपको वार्षिक वित्तीय विवरण मिलेगा आर्टिकल 112 में। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब कुछ ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, लोकसभा में नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री ही होता है यदि वह लोकसभा का सदस्य है या प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में मनोनीत कोई भी मंत्री हो सकता है। ठीक है भाई, जो लोकसभा का सदस्य भी हो। इसके अलावा भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के 2 सत्रों के बीच की मैक्सिमम गैप जो है ये 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कम से कम 2 बैठक तो होना ही चाहिए साल में, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा गैप चलेगा नहीं। तो साल में कम से कम मिनिमम 2 बैठक होना ही होना है। ठीक है भाई। इसके अलावा भारत में 1 वर्ष में सामान्य अवस्था में 3 संसदीय सत्र को बुलाया जाता है। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। यहां पे समान को काट करके सामान्य लिख लीजिएगा, अगर मामला सब सामान्य है तो, है ना, आपातकाल वगैरह नहीं लगी है। ठीक है, तो पहला होता है जी बजट सत्र, जो आपके फरवरी से लेकर मई तक चलता है और ये सबसे लॉन्ग सत्र है। इन तीनों में लंबे समय तक इस पे डिस्कस होती है। दूसरा है भाई मानसून सत्र, है ना, जुलाई से लेकर के सितंबर तक चलती है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से लेकर के दिसंबर तक चलती है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये 3 सत्र होते हैं आपके लोकसभा में जो चलता है साल में। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा आइए नोट करके एक चीज यहां पे लिखा है कि भारत में सरकार के 3 अंग होते हैं। जैसे यहां पे आपने देखा कि भारत में मुख्य रूप से 3 संसदीय सत्र चलाए जाते हैं, उसी प्रकार से भारत में सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं। एक आपका विधायिका होता है, जिसमें आपके अपर सदन, लोअर सदन और भारत के प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? किसी भी कानून को बनाते हैं, है ना। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, कानून को जो है बनाना या कानून पारित करना, है ना। इसके अलावा एक है भाई कार्यपालिका, ये क्या काम करता
करता है, इस बने हुए कानून को अमल में लाना या फिर इसके अनुसार काम करना। ठीक है भाई। इसके अलावा न्यायपालिका क्या काम करता है, नाम से स्पष्ट है, न्याय निर्णय से संबंधित चीज न्यायपालिका देखते होंगे। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है किस आर्टिकल में, आप लोगों से एक क्वेश्चन तो मैं यहीं पर पूछ लूं। ठीक है भाई। इनके अलावा अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो यार, है ना, अच्छा लगे तो लाइक कर दो। अब मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। जो भी बच्चे देखते हो, इतना तो फिक्स है कि अगर 500 बच्चे देख रहे हो तो उसमें 400 बच्चे सफल होंगे, अगर आपने ईमानदारी से कंटिन्यू देखना स्टार्ट किया है या कंटेंट के साथ रिवीजन भी कर रहे हैं तब तो और बेस्ट है। ठीक है। लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, पता नहीं, कुछ बच्चे तो ये बोलते हैं मैं लाइक करके जो है कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहता, तो ऐसे मन में भावना मत रखो, है ना। हमारा मोटिवेशन कहां से आएगा भाई, है ना। इतने 3-3 4-4 दिन में एक क्लास का कंटेंट लिखना, ऐसे पढ़ाना, फिर भी जो है तो फिर थोड़ा सा ये लग रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ये कहते हैं कि मैं आपके भरोसे हूं, है ना, तो खरे तो उतरना है भाई, है ना। पैसा तो बहुत तरीके हैं जी कमाने का। एक बच्चा कल पूछ रहा था यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, अब मैं उसको सच्चाई बताऊंगा तो भड़क जाएगा। सच्चाई तो ये है कि अगर आप बहुत अच्छे, खास करके पढ़ाने के लाइन में ईमानदारी से पढ़ाने आओगे तो कभी नहीं डेवलप कर पाओगे। हाँ, तुम नाच गाना तमाशा या फिर कुछ झूठ मूठ का पढ़ाना स्टार्ट करो, एकदम चमक जाओगे। ठीक है भाई, है ना। लेकिन झूठ बोलता नहीं तो कैसे बताऊं, तो जवाब ही नहीं दिया। जो बच्चे हो भाई यही सुन लेना, बुरा लगे तो माफ करना। ठीक है। संसदीय सत्र, प्रथम बैठक से लेकर 17वां तक का समय, और जो आदमी, ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, तो उनका उस समय लक चल गया, समय चल गया, है ना, जो आगे बढ़ गए। अब थोड़ा मुश्किल है, और वो भी आप निम्न एमनिटीज में बहुत कम चीजों के साथ सफर शुरू करना चाहते हो तो इसमें कैरियर तो नहीं ही बनाया जा सकता, बिल्कुल ही नहीं बनाया जा सकता। मैं तो ऊपरा काम है जी ये मेरा, है ना, मैं इससे जो है कमाता माता नहीं हूं, आपको भी पता होगा, और जो भी इस लाइन से जुड़े हुए उनको अच्छे से पता है। ठीक है मेरे भाई, मैं उतना ही कमाता हूं जितना में ये चल पाए, जो भी कंटेंट वगैरह थोड़ी बहुत बिक जाती है, जिससे आपकी एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन और भी कई सारे चीज जो है चलता रहता है। ठीक है। बाद बाकी भगवान की दया से ठीक ठाक हूं, और 8वां पे कमीशन भी आ गया है, तब तो और भी ठीक ठाक हूं। बस जो एक चीज की कमी खल गई इस बार, आपको पता ही होगा, जो कभी नहीं भर सकता। इसके अलावा संसदीय सत्र क्या होता है, प्रथम बैठक से लेकर 17वां तक का समय होता है, इसे संसदीय सत्र कहेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो 3 संसदीय सत्र होता है ना, ये उसकी बात हो रही है जी, है ना, कि भाई देखिए, जैसे आपको मैंने बताया था कि भाई शरीर के एक अंग बनाने के लिए कई सारी कोशिका जो है भाग लेते हैं, और कई सारे अंग को मिलकर के जो कोशिका के कई सारे पार्ट होते हैं, और कई सारे कोशिका मिलके एक अंग बनता है, और कई सारे अंग से एक शरीर बनता है। तो वैसे ही जो यहाँ पे है संसदीय सत्र जो होता है ना, इसके अंतर्गत कई सारे बैठक हो सकते हैं, कई सारे बैठक हो सकते हैं। इतना तो आप जानते ही हैं कि कोई भी चीज एक दिन में कैसे होगा भाई, 2-3 महीने की अवधि फिक्स है, तो एक के दिन में कैसे निपटा देगा, बाद बाकी के दिन क्या करेंगे। ठीक है। तो इस पे कई सारे बहस होते हैं, खींचातानी होता है, बाद में पारित होता है। तो संसदीय सत्र का मतलब है कि प्रथम दिन बैठक, जैसे आज मान लीजिए बजट सत्र स्टार्ट हो रहा है 2 तारीख को, और ये चला है भैया आपको 9 मई तक, है ना, 2 फेब से स्टार्ट होके 9 मई तक। तो इस 2 तारीख को अपन जो कहेंगे, यहां से लेकर और यहां तक का जो टाइम पीरियड है, इसे संसदीय सत्र कहेंगे, है ना। इसके दौरान क्या क्या होते हैं, विधेयक बिल पास होते हैं, है ना, और कई सारे मुद्दे पे बात होते हैं, एक दूसरे मतलब सांसद वगैरह प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब वगैरह दिया जाता है, ये सब होता है। ठीक है मेरा भाई। दूसरा यहां पे एक चीज लिखा है कि संसद के सत्रों का प्रबंधन, संसद के जो सत्रों का प्रबंधन है, ये संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर यहां से मैं इन चीजों को जो है काट दूं तो यहां पे आप मंत्री परिषद भी लिख सकते हैं, अगर कभी जो है आपके एग्जाम में न रहे तो, है ना। आज कौन पटाखा फोड़ रहा है भाई, कहां दिवाली हो रही है। ठीक है, मंत्री परिषद भी यहां पे लिख सकते हैं, ऐसा डर भी गया मैं, है ना। इसके अलावा 17वां क्या होता है ना, प्रेरोगेशन, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी किया जाता है। जो 17वां है ना, 17वां है ना, जो लास्ट होगा 17वां क्या करता है, एक सत्र को ही समाप्त करने का आखिरी जो है वर्ड होता है कि भाई अब ये समाप्त हो रही है ना। ये किसी एक बैठक को समाप्त नहीं करता है। अभी मैंने बताया कि भाई एक सत्र में कई बैठक हो सकते हैं, तो जो 17वां है ये किसी बैठक को समाप्त न करते हुए, है ना, सदन के सत्र को ही समाप्त कर देता है कि भाई आज जो है बजटीय सत्र का 17वां हो गया, ऐसा कहेंगे, मतलब कल से बजटीय सत्र नहीं होगा, है ना, क्लोज हो गया। ठीक है भाई। इसके अलावा एक स्थगन होता है। स्थगन अभी मैंने सस्पेंशन जैसा समझ लीजिएगा
इसका स्थगन जो है संसदीय कार्य बैठक को एक निश्चित समय के लिए, जो कुछ घंटा, कुछ दिन या कुछ सप्ताह के लिए हो सकता है, निलंबित किया जाता है, मतलब रोका जाता है, बाद में चालू किया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है ना। इसके अलावा जो आपका स्थगन है, इसकी घोषणा पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है ना। पीठासीन अधिकारी अगर लोकसभा में है तो स्पीकर को समझिए, अगर स्पीकर नहीं है तो जो स्पीकर के जगह पे उस समय काम कर रहा है उनको समझिए। और राज्यसभा में है तो उपराष्ट्रपति साहब, जनरली सभापति, अगर सभापति उस समय मौजूद नहीं है तो उपसभापति साहब कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा एक विघटन होता है, ये खतरनाक है ना। ये जो है रोज रोज वाली घटना नहीं है, ये विघटन जो है ना, टोटल रूप से लोकसभा जो है भंग वाला बात करता है। विघटन जो है, डिसोल्यूशन जो है, यह लोकसभा में पूरे कार्यकाल 5 साल की समाप्ति के कारण भी हो सकता है, या समय से पहले, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया गया अनुच्छेद 85(2) के अनुसार, या सरकार वगैरह गिर गई तो भी आपका जो है विघटन हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव वगैरह पास जब हो गई है ना, तो विघटन हो जाएगा, लोकसभा समाप्त हो जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल कहना जो है गलत हमको लग रहा है। क्यों? क्योंकि भाई गारंटी है कि 5 साल रहेंगे, है ना, बीच में कुछ भी हो सकता है ना। 5 साल नहीं भी रह सकते हैं और मैक्सिमम 5 साल रह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद चुनाव कराया जाएगा। आपको याद होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, है ना, माफ कीजिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो संसदीय कार्यकाल है उनको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था और फिर बैक कर लिया गया, ठीक है भाई। इसके अलावा शून्यकाल, शून्यकाल क्या है ये भी पूछा जाता है। ये भारतीय संसदीय व्यवस्था का जो है विशेषता है, ये किसी अन्य देश के संसदीय व्यवस्था में आपको देखने को नहीं मिलता है 1962 से पहले, ये भारत की उपज है। तो जो 0 आवर है ये प्रश्नकाल और अगला जो कार्यवाही होगा उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है उसमें जो है उस गैप को प्रश्न शून्यकाल कहा जाता है। और इसकी शुरुआत 1962 से हुआ। इस बीच में लोग जो है प्रश्न वगैरह पूछते हैं। लोग कहने का मतलब सांसद, है ना, बाहर से रोड चलता हुआ आदमी नहीं प्रश्न पूछता है भाई, उनको तो कोई अंदर घुसने नहीं देगा। इसके अलावा कोरम या गणपूर्ति, यह सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह जो कोरम है ये टोटल सदस्यों का 1/10 जरूर होना चाहिए। मान लीजिए लोकसभा के केस में अगर फुल स्ट्रेंथ में चलता है, जैसे अभी को हटा दिया जाए, 550 पूरे फुल सदस्य पे लोकसभा भी फुल स्विंग में चल रहा है, तो उस केस में उसको 10 से भाग दे देंगे। 55 सदस्य अगर अवेलेबल है तभी जो है कार्यों का संपादन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय ओलंपिक इतिहास में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाना है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत के तरफ से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति नॉर्मन प्रिजार्ड है ना, अपने आप में सही है जी, है ना। भारत 1900 ओलंपिक में भाग लिया था और वहां पे 2 रजत पदक जो है दौड़ में, है ना, दौड़ में, है ना, इन्होंने जीता था। कौन? नॉर्मन प्रिजार्ड। इनके अलावा स्टेटमेंट 2 है पेरिस ओलंपिक ग्रीष्मकालीन वाला में 2024 में भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने प्राप्त किया था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है अपने आप में राइट है। जो पदकों की बोहनी है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के खेमे में, ये मनु भाकर जी ही सबसे पहले जीती थी ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। इन्होंने कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। इसके साथ ही मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भी है, ठीक है मेरे भाई। एक तो इन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की और एक कंबाइंड रूप से प्राप्त की। हालांकि जो आपको मालूम है कि ये शूटिंग खेलते हैं तो ये शूटिंग में ही जीते होंगे, ऐसा तो मैं समझता हूं कि आप जानते ही होंगे, है ना। जो मनु भाकर जी हैं ये ISSF जो निशानेबाजी वाला यानी शूटिंग वाला विश्व कप होता है वहां पे स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। तो भारतीय कहने का मतलब यहां पे महिला चाहे पुरुष में, इससे कम उम्र में गोल्ड किसी ने नहीं जीता है ISSF के अंदर। मात्र 16 वर्ष में जो है इन्होंने जीत ली थी। इनके अलावा आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की बात करें तो पियरे डी कुबर्टीन के प्रयास से 1896 ईस्वी में किया गया था। ओलंपिक की शुरुआत 776 BC में हुआ था लेकिन बीच में बंद कर दिया गया था। फिर यहां से स्टार्ट होती है एथेंस से, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा भारत सेकेंड ओलंपिक, चूंकि ये 4 वर्ष पे होती है तो अगला ओलंपिक कितने में हुआ होगा? 1900 में हुआ होगा। और ये जो 1900 की ओलंपिक हुआ था ये पेरिस में हुआ था जो सेकेंड ओलंपिक था। और यहां से भारत भाग लेना स्टार्ट किया था लेकिन वहां पे स्क्वाड नहीं गया था, दल नहीं गया था।
वहां पे भारत के तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जिनका नाम नॉर्मन प्रिजार्ड गया था और इन्होंने भारत के लिए दौड़ में 2 रजत पदक 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए थे। बहुत बड़ी बात है, एक सिंगल आदमी गए और 2 पदक जीत करके ले आए। ठीक है, इनके अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में कुल जो है 6 पदक भारत को प्राप्त हुआ और भारत को मेडल टैली लिस्ट में जो है आपके 71वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम जो पुरुष वर्ग के द्वारा कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। कुश्ती खेल में अमन सेहरावत ने इसी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओलंपिक इतिहास में अब तक के सबसे कम उम्र के पदक जीतने वाले ओलंपियन बन गए हैं। इन्हें ध्यान रखना, VVI कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड जनरली वो बच्चा नहीं पढ़ेंगे जो पढ़ाई से ज्यादा हवाबाजी करते हैं। ठीक है मेरे भाई, इनके अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में टोटल 32 खेलों को शामिल किया गया था। दांत खिसोड़ देंगे पूछेंगे तो, है ना। इसके अलावा इसी ओलंपिक में पहली बार ब्रेकिंग को शामिल किया गया था। ब्रेकिंग डांस भी यहां पर लिख सकते हैं, है ना। ब्रेकिंग को शामिल किया गया था पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार। आपको पूछे कि भाई किस खेल को पहली बार एंट्री मिला, तो ध्यान रखना आजादी के बाद भारत के लिए पहला जो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक है ये खसोवा जाधव जी, KD जाधव जी 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक के अंदर, है ना, ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती खेल में प्राप्त किए थे, है ना। इसके अलावा पहला व्यक्तिगत सिल्वर जो है ये जीते थे मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब एथेंस ओलंपिक में 2004 में ट्रैप शूटिंग के अंदर। इसके अलावा पहला व्यक्तिगत गोल्ड आया था अभिनव बिंद्रा साहब के द्वारा, है ना। ये आपके चीन में ओलंपिक हुआ था 2008 में शूटिंग में। ठीक है भाई, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कर्नो मल्लेश्वरी जी हैं, जिन्होंने 2000 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक होती है और वहां पे वेट लिफ्टिंग के अंदर भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर प्रथम महिला बनती है ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत के लिहाज से। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को यानी 1900 ईस्वी से लेकर अंतिम ओलंपिक 2024 तक जो क्रमांक में 33वें क्रमांक के थे, है ना, अब तक 41 पदक प्राप्त हुआ है, जिसमें 10 गोल्ड है, जिसमें से 8 हॉकी खेल के अंदर गोल्ड है ना। 8 जो है हॉकी खेल के अंदर गोल्ड है, एक अभिनव बिंद्रा साहब के द्वारा है और एक नीरज चोपड़ा के द्वारा है। 10 गोल्ड हो गया, 10 रजत है और 21 जो है कांस्य पदक शामिल है। निम्नलिखित विकल्पों को ध्यान से पढ़कर गलत विकल्पों को चुने। देश के अधिकांश भागों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है जो लगभग 45% है। लगभग लिखा है तो ये सही माना जाएगा, क्योंकि आपको NCERT 43 से 45% लिखता है, तो सही है भाई। पहला जो है स्टेट में मतलब ऑप्शन सही, सॉरी विकल्प सही है। देश के कुल भूमि क्षेत्र का 30% भाग पर्वतों से आच्छादित है। पर्वतों से आच्छादित है 30% जी, हाँ ठीक है, पर्वत से थोड़ा कम पठार है। ठीक है भाई, है ना, पर्वतों से 30% ठीक है। तीसरा है भारत का मानक समय, है ना, IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर आधारित है, इसीलिए ग्रीनविच के तुलना में 5 घंटा 30 मिनट प्लस टाइम चलेगा, क्योंकि ये पूर्वी देशांतर है। और आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर में गैप होने से 4 मिनट की जो है अंतराल समय का गैप हो जाता है। और 82.5 डिग्री को अगर आप 4 से गुना करेंगे तो 330 मिनट हो जाएगा, और 330 मिनट को अगर आप घंटा में कन्वर्ट करेंगे 60 से भाग देके तो ये 5.5 हो जाएगा, है ना, 5.5 हो जाएगा। इसीलिए ग्रीनविच जो आपके इंग्लैंड में है वहां के तुलना में भारत का टाइम जो है 5.5 घंटा आगे चलता है। अगर ये पश्चिमी देशांतर में अवस्थित होता तो 5.5 घंटा पीछे चलता। ठीक है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी सही है। भारत दुनिया में कुल भूभाग का 7% हिस्सा रखता है, जो सरासर गलत है। भारत दुनिया में कुल भूभाग का मात्र 2.42% हिस्सा अपने पास रखता है ना। तो ऑप्शन डी गलत है ना, जो गलत है वही चुनना था, तो सही है जी। लगभग 43% भूभाग पर मैदानी भारत में मैदानी क्षेत्र है, जिसमें कृषि और औद्योगिक बुनियादी ढांचा है। देश के कुल भूमि का 30% जो है पर्वत से आच्छादित है, यानी पर्वत है। पठारी क्षेत्र देश के लगभग 27% भूमि पर स्थित है। ऐसे याद रखना है, पहाड़ से थोड़ा कम पठार, क्योंकि पहाड़ से हाइट में कम होता है पठार, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं लिंक करके। भारत में मिट्टी के उपलब्धता के आधार पर नीचे एक पाई चार्ट दिया गया है।
यहाँ पे आपके एलुवियल सोइल देखते हैं, है ना, जिसे अपन जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, तो ये 44% बताया गया है। दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर आप लाल मिट्टी का देखेंगे, रेड एंड येलो सोइल कहते हैं इसे, ये 20% बताया गया है। और तीसरा सबसे अधिक जो है आपके ब्लैक सोइल है जो 16% है। यही तीन है, बाद बाकी जो है कम मात्रा में आपका अन्य मिट्टी पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, कौन से मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं, तो यहां पे स्किप करते हैं बातों को। भारत क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी देश है जो कुल भूभाग का 2.42% कवर करता है। ठीक है, भारत से बड़ा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, ब्राजील, ये सब भारत से बड़ा है। अधिकतम क्षेत्रफल को कवर करने वाला भारत का भौतिक क्षेत्र दक्कन का पठार है। अगर किसी पार्टिकुलर चीज में अगर आपसे पूछे कि भारत का कौन सा चीज सबसे अधिक भूभाग को कवर करता है, तो आप कहेंगे दक्कन का पठार जो है ना, जो आपके ये वाला पोर्शन में फैला हुआ है ना। तो ये जो दक्कन का पठार है ना, ये भारत में लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरा है। ठीक है मेरे भाई, जिसमें अधिकांश दक्षिणी भारतीय राज्य आ जाते हैं, है ना। इस पठार का निर्माण आग्नेय चट्टान से हुई है ना। जो दक्कन की पठार की बनावट कैसी है, आग्नेय चट्टान से हुई है, उनको ध्यान रखना। और ये 8 राज्यों में फैला हुआ है। और किसी भी प्राचीन भौगोलिक चीजों में सबसे अधिक क्षेत्र को कवर कौन करता है, दक्कन का पठार। भारत का मानक समय IST 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य है भैया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उसका बेटा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये भारत का मानक समय जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन है, जो देश का 26% हिस्से को कवर करती है। मैंने आपको बताया था कि भाई नदी गुजरना एक अलग बात है, नदी जो है गुजरना एक अलग बात है, और नदी बेसिन जो है इसकी एक अलग बात है। नदी बेसिन का मतलब है कि ये अमुक नदी में कहां कहां से जल स्रोत आता है, ये सभी इसके बेसिन कहलाएंगे। भले गंगा नदी की बात हो तो दिल्ली तिल्ली सब जगह से आता है, ठीक है, लेकिन गंगा नदी मात्र 5 गो राज्य से गुजरता है। यूपी में आता है, फिर बिहार में, माफ कीजिए, पहले उत्तराखंड में आता है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार में, फिर झारखंड में और फिर पश्चिम बंगाल में। ये इंडियन स्टेट है 5 को जहां से गंगा नदी गुजरती है। अगर बेसिन की बात करेंगे तो 10 से ज्यादा राज्यों से जो है इसकी बेसिन यानी इसके जल स्रोत आते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा केंद्र सरकार के विभिन्न वित्तीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता धारकों को 1 लाख की दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किए जाते हैं। जी बिल्कुल सही है, अगर आपके पास जनधन का खाता है तो आप लोगों को दुर्घटना बीमा में 1000 रुपए की बीमा कवर की जाएगी। कथन 2 है कि अटल पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी की उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है, जिसमें 60 वर्ष पूरा होने पर लाभार्थी को अंशदान के आधार पर न्यूनतम 1000 की मासिक पेंशन जो है प्रदान की जाती है। 1000 से लेकर के 5 के तक के जो है पेंशन दिया जाएगा। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है अपने आप में राइट हो जाता है ना। अब मान लीजिए कोई ज्यादा अंशदान कर रहा है तो भाई उसकी पेंशन की राशि भी ज्यादा होगी। आप कम अंशदान कर रहे हैं तो आपको पेंशन जो है न्यूनतम 1000 रुपया मिलेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY इसकी शुरुआत 2014 में हुआ था, जब मोदी सरकार पहली बार आए थे। तो इनकी शुरुआती स्कीम में से है ना। ये बैंकिंग जागरूकता वाला एक प्रकार का जो है पहल है। यह योजना के तहत खाता धारकों को निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं। एक बुनियादी बचत बैंक खाता, एक आपके खाता खोल दिए जाएंगे। न्यूनतम शेष राशि की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके खाता में 0 रुपया भी है तो आपके कोई भी पेनाल्टी मेरे नहीं लगेंगे। रुपए डेबिट कार्ड आपको प्रदान की जाती है। 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर किया जाएगा और पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा अवेलेबल है। ये ओवरड्राफ्ट शब्द का ये मतलब है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है खाता में, फिर भी आप अग्रिम 10,000 रुपए का जो है विथड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे नोट करके लिखा है कि PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना में अगस्त 2025 के डाटा के अनुसार 55.98 करोड़ से ज्यादा खाता खुल चुके हैं और महिलाओं की प्रतिशत जो खाता धारकों की है वो 55% है। इट मींस 45% पुरुष है, तो यहाँ पे महिला ज्यादा है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं कि जो भी प्रेस से रिलीज होती है डाटा, हाल फिलहाल वो आपकी इमेज में मतलब एग्जाम में हूबहू चिपका दिया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि अगस्त 2025 तक के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना के तहत कितने खाता खोले जा चुके हैं। हो सकता है 55 से ज्यादा हो, 50 से कम हो, तो आपको 55 से ज्यादा आंसर करना है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लोगों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, जैसे मैं सरकारी कर्मचारी हूं तो मैं जो है इस योजना का लाभ नहीं ले सकता हूं। ठीक है, इस योजना में शामिल होने के लिए हमारी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष, है ना।
और एक आपके पास सेविंग अकाउंट होनी चाहिए कहीं भी। इसके अलावा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु जब आप झेल लेंगे, यानी तब तक आप जी लेंगे, ठीक है, और तब आप बचेंगे। बहुत चालाक होती है भाई, 60 वर्ष तक आपको कुछ न मिलेगा, ठीक है भाई। 18 से 40 वर्ष के बीच में तभी तो पहले आप एलिजिबल हैं, आपको ये मतलब इसमें आपको जो एनरोल किया जाएगा। आप पैसा भरते हैं, 60 वर्ष पूरा होने तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। मान लीजिए 40 वर्ष के हैं तो आप 20 साल भरोगे, 18 वर्ष के हो तो आप बहुत दिन भरोगे, और जब आपके 60 साल पूरे हो जाएंगे तब जो है आपके अंशदान के आधार पे न्यूनतम 1000 और अधिकतम 5000 की जो है राशि दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह भी एक केंद्रीय बीमा योजना है। इसकी शुरुआत 2015 में हुआ था। इसमें जो है बीमा धारकों को 2 लाख रुपए की बीमा कवर दिया जाता है ना। और इसमें एज जो फैक्टर है 18 से 50 वर्ष रखी गई है। एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत भी 2015 में हुआ था, है ना। यह मृत्यु और विकलांगता दोनों को कवर करता है, और किसी भी सूरत में ये 2 लाख रुपए की जो है बीमा राशि प्रदान करते हैं। और इसमें एज फैक्टर 18 से 70 वर्ष रखा गया है। यहां से ज्यादा एज फैक्टर से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा यहां पे हमने नोट करके लिखा है महिला समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, इस सबको हमने पहले ही कर लिया है, जो वित्तीय योजना है किसी न किसी रूप में, है ना, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है भारत के विभिन्न लोक नृत्य तथा उनसे जुड़ी हुई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। पहला जो स्टेटमेंट है भैया, अरुणाचल प्रदेश में बांचो जनजाति के द्वारा युद्ध नृत्य किया जाता है, जो तलवार के साथ किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसे बांचो नृत्य भी कहते हैं, है ना। यह एक प्रकार का त्योहार होता है जिसे हम ओरिवाह कहते हैं, ओरियाह त्योहार कहते हैं, ओरियाह इस प्रकार से होता है भैया, ओरियाह त्योहार होता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो उसी त्योहार के दौरान जो बांचो जनजाति के लोग हैं यह युद्ध नृत्य तलवार के साथ करते हैं, जो एक योद्धा का प्रमाण देते हैं, ठीक है भाई। कथन 2 है, अरुणाचल प्रदेश में अपतानी जनजाति द्वारा 3 दिवसीय कृषि उत्सव दमिंडा मनाया जाता है। यह भी अपने आप में सही है। तो हमारे जो है दोनों ऑप्शन स्टेटमेंट अपने आप में राइट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश को आज कवर करेंगे। इसमें अरुणाचल प्रदेश के बंचो जनजाति के द्वारा ओरियाह त्योहार के दौरान युद्ध नृत्य किया जाता है, जो तलवार के साथ किया जाता है। अगर इसमें आपको इक्विपमेंटे पूछ ले भैया कि तो किसके साथ किया जाता है, बहुत सारे ऐसे डांस है जो कंचा से किया जाता है ना, जानवरों के मुखौटा से किया जाता है, इसमें तलवार से किया जाता है। मुखौटा नृत्य, ये जो है मुखौटा नृत्य नाम से स्पष्ट है, मुखौटा वगैरह लगाते होंगे। यह अरुणाचल प्रदेश के गैलो जनजाति के द्वारा किया जाता है ना, माफ कीजिए, यह भी एक तलवार नृत्य है। यह भी जो है ना, इसमें भी तलवार का इस्तेमाल होता है। मोपिन एक फसल उत्सव है, मोपिन अरुणाचल प्रदेश का ही है, मोपिन जो अप्रैल माह में मनाया जाता है। यह गालो समुदाय के महिलाओं के द्वारा पोपीर डांस किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि भाई पोपीर डांस किस त्योहार के अवसर पे अरुणाचल प्रदेश में कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो आप कहेंगे मोपिन, जो एक फसल उत्सव है जो अप्रैल में होता है, और उसमें महिलाओं के द्वारा, और कौन समुदाय के, तो गालो समुदाय के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में लोसार का त्योहार भी होता है। हालांकि लोसार का त्योहार जो है अन्य जगह भी होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख इत्यादि में भी होता है, क्योंकि यह बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो लोसार होता है, उस लोसार के दौरान जो मोनपा जनजाति के लोग अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, है ना, इनके द्वारा अजी लम्हू नामक एक डांस किया जाता है, ठीक है, अजी लम्हू नामक, ठीक है भाई, अजी लम्हू नामक डांस किया जाता है ना। इसके अलावा ये जो अजी लम्हू डांस है ये हिंदू काव्य से प्रेरित होता है, खास करके रामायण से प्रेरित होता है। एक एक बात ध्यान रखना, काम आएगी। इसके अलावा सोलुंग अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति के द्वारा एक कृषि आधारित त्योहार है, सोलुंग, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसमें आदि जनजाति जो है बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। अगला है हमारा पुस्तक राइटिंग और उनके लेखक को पता लगाना है, उसके संदर्भ में स्टेटमेंट को पढ़ना है, आंसर देना है। पहला स्टेटमेंट है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, अनीता देसाई द्वारा लिखी नवीन श्रेणी की पुस्तक है, ठीक है भाई। ये सही है क्या, अनीता देसाई है क्या भाई? नहीं, ये सही नहीं है गुरु, ये जो है सही नहीं है। यहां पे अनीता जी की जगह पे आप किरण जी लिख दीजिए, सही हो जाएगा। ये किरण देसाई के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा हमारा किरण देसाई को उनके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए जो है 2006 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो भाई ये सही है। तो स्टेटमेंट सेकंड सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है रॉन्ग है, ठीक है। अब यहां पे आते हैं द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी नामक पुस्तक के लेखिका किरण देसाई जी है ना। जैसा कि मैंने कहा, किरण देसाई के द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास
हेलावलाऊ इन द गोवा और कार्ड है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, मैं तो आधा अधूरा पढ़ा हूं इसको। संपत नाम का एक आदमी होता है इसमें, है ना, और कहानी याद नहीं, जिसे संत मानने लगते हैं लोग, ठीक है। इसके अलावा नोट, अरुंधति राय मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय मूल की पहली महिला जिन्होंने मैन बुकर पुरस्कार मिला, देखिए मैं पहले ही बता दूं, मैन बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों में डिफरेंस है। मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुआ था। आप शुरुआतें अलग अलग समय में हो रहा है तो डिफरेंस तो होगा भाई। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो मैन बुकर पुरस्कार है ये मुख्य रूप से अंग्रेजी में लिखे गए लेख को दिया जाता है, या फिर ब्रिटिश एरिया के आसपास के भाषा में लिखे गए लेखों को दिया जाता है। लेकिन जो मैन अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये दुनिया की किसी भी भाषा में मिल सकता है, लेकिन उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ हो, ठीक है मेरे भाई, है ना, समझ में आया? तो भारतीय मूल की वह महिला जो पहली बार मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करती है उनका नाम है भैया अरुंधति राय, और उनके जो मतलब कृत्य है कि किस लिए मिला था, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। इसके अलावा अरुंधति राय के द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तक देखेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, है ना, द अलजेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द कोस्ट ऑफ लिविंग, आजादी, माई सीरियस हार्ट, मदर मेरी कम्स टू मी, ये सभी के सभी पुस्तक जो है अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। ये जो मदर मेरी कम्स टू मी है ये विवादित पुस्तक रहा है 2025 में, तो इसे VVI करके रखेंगे, ठीक है भाई, विवादित पुस्तक ज्यादा आता है पुस्तकों में आपके एग्जाम में। इसके अलावा नोट करके यहां पे लिखा है VS नैपाल, जैसे अभी अरुंधति राय जो है मैन बुकर पुरस्कार मिला था, इंडियन मूल की पहली महिला लेखिका बनी, उसी प्रकार से VS नैपाल जो है ये भारतीय मूल के ही माने जाते हैं। हालांकि इनका जन्म स्थल त्रिनाद में हुआ था, है ना, त्रिनाद में, है ना, लेकिन ये भारतीय मूल के ओरिजिन है, नाम से भी स्पष्ट है ना। तो इनको जो है 1971 में सबसे पहले भारतीय मूल के मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले ये आदमी बने थे, ठीक है भाई। और इनके कौन से कृत्य के लिए मिला था, तो इन ए फ्री स्टेट के लिए। अगर आपसे पूछे इन ए फ्री स्टेट किसके किताब है, तो VS नैपाल साहब का। अब VS नैपाल साहब के द्वारा अन्य कौन से पुस्तक लिखे गए हैं, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एक किताब का नाम है एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, एन ईरा, बाद में यहां से सेम ही चीज होता है, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, वो शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है जो कांग्रेस के नेता भी है, ठीक है। लेकिन VS नैपाल के द्वारा लिखा गया है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, सावधानी बरतेंगे। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए बैंड इन द रिवर, है ना, ए बे इन द वर्ल्ड, ए फ्री स्टेट, ये सभी के सभी पुस्तक जो है VS नैपाल साहब के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे नोट करके फिर से मैं लिखा हूं। अच्छा, आपको बच्चे सोच रहे होंगे नोट क्यों लिखते हो? नोट आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए, आपको एग्जाम में गलती करने से रोकने के लिए होता है, ठीक है मेरे भाई। भारत के लिए नोबेल साहित्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्हें ध्यान रखेंगे। ये पहले भारतीय तो थे ही, प्रथम एशियाई भी थे जिन्होंने साहित्य के सेक्टर में नोबेल पुरस्कार अचीव किए थे 1913 में गीतांजलि राइट के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर साहब और जो लिखे हैं उनमें प्रसिद्ध है गोरा गार्डनर, है ना, गोरा गार्डनर, चित्रंगदा, चित्रंगदा इस प्रकार से नाम है, चित्रंगजा, काबुली वाला, काबुली वाला, काबुली वाला, काबुली वाला, इस प्रकार से, है ना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। ये सब रविंद्रनाथ टैगोर साहब की कृत्य है। इसके अलावा नेशनलिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म ही है, सही बात है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है, ठीक है। इनके अलावा अनीता देसाई, अनीता देसाई की पुस्तक कौन कौन से हैं, द क्राई पिकॉक, है ना, वॉइस इन द सिटी, क्लियर लाइट ऑफ डे, फायर ऑन द माउंटेन, इन कस्टडी, फास्टिंग फिस्टिंग, द जिगजैग बे, ये सभी के सभी पुस्तक अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। चर्चा में रहे विवादित 3 पुस्तक, इनको ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखा गया पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, है ना, ये पुस्तक जो है भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में लिखा गया है और ये चर्चा में रहा था, विरोध हुआ था, ये जितेंद्र सिंह के द्वारा विमोचित किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने लिखा है, लेखक कौन है, प्रेम प्रकाश जी, ध्यान रखेंगे, है ना। द गर्ल्स हु ग्रू बिग, ये पुस्तक का नाम है ना। ये भी पुस्तक चर्चा में रहे थे, इनको लिखे हैं लीला मोटली। कौन लिखे भैया, लीला मोटली। ये पुस्तक क्यों चर्चा में है और क्यों आपके लिए प्रसिद्ध रहेगा, एक सेकेंड गुनगुन, ठीक है। तो इस पुस्तक को जो है आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। पहला स्टेटमेंट है, हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ में संजीव रंजन को, है ना, सचिव जनरल के पद पर जो है 2025 में नियुक्त किया गया है, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी
बहुत क्षेत्रीय तकनीक एवं आर्थिक सहयोग पहल के वर्तमान अध्यक्ष इंद्रमणि पांडे हैं। अब भाई ये सही है कि गलत है? तो भाई ये गलत है। जैसे बिम्स्टेक हो गया या फिर यही आपका संस्था जो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, है ना। बेटा जरा वो वाला इंडो बंद करो तो सामने वाला, वो सामने वाला बहुत आवाज आ रही है ना। तो ये वाली जो संस्था वगैरह होते हैं ना, इनमें जो है अध्यक्ष जो है कोई पार्टिकुलर आदमी नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से एक देश होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, ठीक है। पहला सही है, पहला जो है सही है। सचिव जनरल के पद पे जनवरी 2025 में अपॉइंट हुए थे, सही है। तो पहला सत्य है, दूसरा गलत है। बिम्स्टेक देशों का बैठक जो है अप्रैल 2025 के अंतर्गत थाईलैंड में हुआ था, जहां बांग्लादेश को आगामी 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ध्यान रखेंगे, जब से बांग्लादेश बिम्स्टेक का अध्यक्ष बना है तब से पता नहीं बहुत ज्यादा वहां पे डमाडोल स्थिति है ना, समय समय पे होता रहता है। इसके अलावा बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुआ था। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में 7 गो सदस्य देश है बिम्स्टेक में, ठीक है। बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हैं? तो 7 गो सदस्य देश हैं। यहाँ पे बांग्लादेश है ना, इंडिया है, भूटान है ना, इसके अलावा भारत, इंडिया हो गई, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। इनके अलावा यहाँ पे नोट करके एक चीज लिखा है कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुपक्षीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल के वर्तमान महासचिव इंद्रमणि पांडे हैं। देखिए, बिम्स्टेक के अध्यक्ष तो अभी 2 साल के लिए बांग्लादेश है, लेकिन इसमें जो महासचिव है ये इंद्रमणि पांडे जी है बिम्स्टेक के अंदर। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना भी 1997 में ही हुआ था। इसका मुख्यालय मॉरिशस में है और वर्तमान अध्यक्ष 2025 से 27 के लिए भारत को सौंपा गया है। नवंबर 2025 में जो है श्रीलंका से यह वाला जो अध्यक्षता है यह भारत को मिल गया है आगामी 2 वर्षों के लिए, ठीक है भाई, आयोरा का, ठीक है। और इसमें जो महासचिव है ना, ये आपके संजीव रंजन जी बन गए हैं जनवरी 2025 में 3 वर्षों के लिए, ठीक है। वर्तमान में इसमें 23 सदस्य देश है, ध्यान रखेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कराया गया। 2026 में ब्रिक्स का जो सम्मेलन होगा, समिट होगा, ये इंडिया में होगा, ध्यान रखना। जुलाई 2025 में जो क्वाड देश होते हैं, क्वाड देश क्या होते हैं अब आपसे तो छुपा नहीं रहना चाहिए ना भाई, अमेरिका, इंडिया, जापान, इस प्रकार से। तो जो क्वाड देश है उनके विदेश मंत्रियों की बैठक का 10वां संस्करण जो है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में कराए गए, जहां से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जो है भाग लेने गए थे। इसके अलावा भारत के प्रथम महिला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? देखिए, पहला जो क्वेश्चन ऑप्शन है ये है प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी। कौन है भाई? VS रमा देवी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी 1971, बहुत अच्छा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, ये भी सही है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मैडम भिकाजी कामा। देखिए, ऊपर के 3 सही है, लेकिन जो डी है ना वो गलत है, और जो गलत है वही आपके आंसर करना है ना। तो डी गलत है, मैडम भिकाजी कामा के जगह पे सावित्रीबाई फुले लिखना पड़ेगा। अब और कुछ पॉइंट देखते हैं। वेस्टर्न चिकित्सा की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। आनंदीबाई जोशी। भारत की पहली महिला वकील कॉर्नेलिया सोराब जी, है ना। लूसेंट से बाहर निकलो तब काम आएगा। कॉर्नेलिया सोराब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट 1917। हालांकि ये आयरिश महिला थी, लेकिन महिला तो महिला होती है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली भारतीय महिला, तो ये आपके 1925 में सरोजनी नायडू जी हो जाएंगे, ठीक है। इनके अलावा देश के बाहर झंडा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला मैडम भिकाजी कामा 1907 जर्मनी के स्टुगार्ट में, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसे भारतीय क्रांतिकारी की जननी भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, अभी हाल में ही उनका बर्थडे आके गए हैं, नमन है ऐसे देवी का, है देवी को, है ना भैया। ये सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले के पत्नी है, और इनके प्रयास से ही भारत में जो है महिला या बालिका शिक्षा जो है फला फूला। और आज जो आप देख रहे हैं कि भाई लड़की किसी भी सेक्टर में कम नहीं है, तो इन्हीं का देन है कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बालिका को शिक्षित करने के लिए गर्ल्स स्कूल खोली महाराष्ट्र के पूना में 1848 में अपने पति के सहयोग से, और प्रथम बार शिक्षिका का रोल जो है इन्होंने अदा किया, इसीलिए इन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक मैडम थी, इनको ध्यान रखेंगे। एक काम तुम भी बता दो, है ना, कि भाई वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत बार बता दिया हूं, है ना। रहाटकर सरनेम है, पूरा फिल कर दो तुम, है ना। इसके अलावा भारत की
पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति अन्ना चांडी थी। ये देश के आजादी के पहले 1937 में ही जज बन गई थी। फिर आजादी उपरांत, है ना, केरल में इन्होंने जो है मतलब जज का काम की। तो इस प्रकार से भारत में पहली जब भी न्यायाधीश की बात आएगी महिलाओं में, तो अन्ना चांडी का ही नाम लेना, बाद में जो है फातिमा बीवी और आपका जो है लीला सेठ। ओके, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं। आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ठीक है, बीवी नागरत्ना बन सकती थी लेकिन नहीं बनी है। अभी कौन बने हैं, अभी कौन है मुख्य न्यायाधीश, आप लोग कमेंट कीजिएगा। पिछले या इससे पिछले क्लास में हमने 4 न्यायाधीश के क्रमांक आपको याद रखने के लिए बोला था और बताया भी था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन छप जाते हैं, आपको कंफ्यूज करके आपसे गलती करा देगा। हाई कोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। किस राज्य में के हाई कोर्ट में, तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। नोट करके यहां पे लिखा है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली 5 महिला है। अगर आपसे पूछे, है ना भाई, कि अब तक कितनी महिला को भारत रत्न दिया जा चुका है, जो एग्जामिनर नहीं सोचेगा, इससे पहले मैं सोचूंगा आपके लिए, बस आप खाली पढ़ते जाओ। ठीक है, तो इंदिरा गांधी सबसे पहले हो गया। इसके बाद मदर टेरेसा 1980 में इनको मिला था, माफ कीजिए 1980 में इनको मिला था, 1971 में। इसके अलावा अरुणा आसफ अली भारतीय क्रांति आंदोलन में हिस्सेदारी में रही, ये भी इन्होंने भी हिस्सा ली थी। इनके अलावा एम सुब्बालक्ष्मी मैडम, ये संगीत के सेक्टर में सबसे पहले जो है भारत रत्न प्राप्त की थी 1998 में, यही बात है। इसके अलावा लता मंगेशकर जी 2001 में। ठीक है, और इनका मुझे अरुणा आसफ अली जी का भी इस भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाली विजेता एम सुब्बालक्ष्मी जी है, जो कर्नाटक संगीत के जाने माने हस्ती रही है। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृता कौर जी थी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भी हैं इंदिरा गांधी जी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में, और प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रथम महिला लोक सेवा के जो अध्यक्ष होते हैं यानी स्पीकर होते हैं, वो मीरा कुमार जी थी। ठीक है भाई, इनको ध्यान रखेंगे। तो इसके अलावा ये था इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए रेलवे का, एसएससी का, दिल्ली पुलिस इत्यादि के लिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप पे जाए, छोटी सी फी अदा करके कंटेंट को खरीदे और अपने जर्नी को अंतिम अंजाम तक पहुंचाए। वो कंटेंट ही किया जो तुम्हें बीच में छोड़ दे भाई, है ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।